बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीएच स्केल की थोड़ी डिटेल्स देखेंगे। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को देखा था। और ब्रीफली उसको अगर आप अपने जहन में रिकॉल करें तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्योर वाटर जो होता है वो हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर वाटर की जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो हमने कैलकुलेट की थी और वो कैलकुलेटेड वे में हमें पता होती है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब कोलिजन होता है तो उसके रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपने हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफर करता रहता है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल अगर इकट्ठे आयोनाइज हों तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आपके पास बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, ठीक है जी। और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। फिर हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW कैलकुलेट की थी और उसका जो नेट रिजल्ट हमारे पास आया था वो क्या था, KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे फर्दर पीएच स्केल को शुरू करने से पहले KW के मुतालिक एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि KW जो है ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी जिसको हम कहते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर KW की जो वैल्यू होती है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इससे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एक चीज लाजमी याद रखिएगा कि एसिड बेस का जो कंसंट्रेशन है ना किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की बेस पे हम ये चीज डिटरमिन करते हैं कि आपका गिवन सॉल्यूशन जो है ना वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ये हम किस चीज पे डिटरमिन करते हैं, इस चीज का तयन हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की बेस पे करते हैं। ये आपके सामने एक बार डायग्राम मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें देखें कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ना इट इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे ये आप देख लें कि यहाँ पे ये जो आपको रेड बार नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन का हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये ब्लू वाला बार जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। And if the concentration of hydrogen ions is equal to the concentration of hydroxide ion, then the solution is neutral. अगर आपके solution में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है ना, दोनों 50-50% है, तो उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसा कि प्योर वाटर के अंदर हम देखते हैं कि प्योर वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपके पास सेम होता है। बिल्कुल इसी तरह इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर आप उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। नाउ कम टू द पीएच। तो पीएच किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पीएच से बेसिकली बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये एक केमिस्ट थे सोरेनसन, इन्होंने 1868 टू 1839 ये इनका पीरियड था। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्केल डिस्कवर किया था, ये एक डेनिश केमिस्ट थे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैयर ये करना चाह रहे थे, ये बियर के ऊपर काम कर रहे थे, ये शराब की पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे थे क्योंकि ब्रूअरी इंडस्ट्री जो है जहाँ पे शराब तैयार की जाती है बाकायदा वहाँ पे उसकी एसिडिटी को भी चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली सोरेनसन जो है ये शराब की पीएच को कैलकुलेट कर रहे थे, शराब की एसिडिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर एक स्केल डिस्कवर किया
जिसको हम पीएच स्केल का नाम देते हैं। तो पीएच की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। आपके पास वाटर का या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जो वाटर के अंदर डिवॉल्व करके बनाया गया है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स के मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम आप ले लें तो आपके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आप जो फार्मूला लिखते हैं ना, वो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये आप यूज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। एक तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो पीएच आप लिखते हैं ना, पीएच के अंदर ये पीएच हमेशा आपने स्मॉल लिखना है। बच्चे अक्सर लिखते हुए, चूंकि हमारे माइंड में एक नॉर्मल कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि पी हमेशा पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, लेकिन नहीं, पी एच को जब भी लिखेंगे तो उसमें पी आपने स्मॉल लिखना है और एच जो है ना उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप पी को कैपिटल लिख देंगे और एच भी कैपिटल लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, उससे पेपर में आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं माइनस लॉग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है इसको हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ये याद रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आप मोलर कंसंट्रेशन या इसका एक्टिव मास जो है ना वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी सॉल्यूशन की पीओएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पास हेडिंग लिख लें पीओएच। पीओएच को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विद एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको आप पीओएच कहेंगे। और उसके लिए जो आप फार्मूला यूज करते हैं वो आप क्या यूज करते हैं, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पेपर में कभी कभी 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है पीएच स्केल वाला, तो उसमें आपने साइंटिस्ट का नाम बताना है कि सोरेनसन उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, फिर आपने पीएच की डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ उसका ये मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है। ठीक है, फिर आप पीओएच की डेफिनेशन लिखें और उसके साथ उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो लिखें। अगेन पीओएच में आपने याद रखना है कि पी को आपने स्मॉल लिखना है और ओएच को आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जब ये चीज़ कैलकुलेट की गई तो देखा गया कि प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा सेम होता है। वो कितना होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब देखा गया तो वो आपके पास कितना था, 1 × 10⁻⁻⁷। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जब कैलकुलेट किया गया तो वो भी आपके पास कितना था, 1 × 10⁻⁻⁷। अगर आप पीएच कैलकुलेट करें तो वो आपके पास फार्मूला है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻⁷। अब इसके ऊपर लॉगरिथम का थर्ड लॉ आप अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, 9th क्लास की बुक में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये चीज़ बताता है कि अगर किसी भी डिजिट की या नंबर का एक्सपोनेंट लिखा हो, पावर लिखा हो, तो उस पावर को हम लॉग के शुरू में लिख लेते हैं। तो जब आप इसके ऊपर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इधर शुरू में आ जाएगा × 10। तो log 10 जो होता है ना, log 10 आपके पास नेचुरल लॉग होता है जिसकी वैल्यू हमेशा आप कैलकुलेटर से देखें तो आपके पास 1 आती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा +7। log 10 की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7।
यानी जो आपके पास पीएच है ना नॉर्मल वाटर की, वो आपके पास कितनी है, वो 7 है। ठीक है जी। अगेन अगर आप पीओएच कैलकुलेट करें तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पीओएच के लिए भी आपके पास फार्मूला है माइनस log टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको नोन है, ये आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी आपके पास कितना है, 1 × 10⁻⁻7 है। ठीक है। तो अब आप इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा -log × 1 × 10⁻⁻7। अगेन अप्लाइए थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। स्टूडेंट ये चीज़ बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखें कि ये आंसर निकलता कैसे है। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो सॉरी, ये आप थर्ड लॉ जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर -7 शुरू में आ जाएगी इंटू log 10। log 10 की वैल्यू आपके पास नेचुरल लॉग है, ये 1 होती है। ठीक है। तो पीओएच की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी अगेन इट इज 7। जी तो स्टूडेंट्स पीएच इज इक्वल टू 7। ये आप अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर के केस में हमने कैलकुलेट किया है तो इससे आपके पास ये रिजल्ट भी निकलता है कि वो तमाम सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 7 है वो क्या है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या कहते हैं, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। और अभी बात हुई है कि अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो, अब आपने यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, pH value greater than 7, less than 7 and equal to 7। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर pH की वैल्यू जो है ना इट इज ग्रेटर देन 7 तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर pH की वैल्यू इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जी तो सॉल्यूशन फिर एलिमेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी चाहिए, इंडिकेटर क्या चीज होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट किस्म की डाइज ऐसी होती हैं कि वो जो है ना हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जब चेंज होता है तो उसके चेंज होने से वो डाइज जो है ना वो डिफरेंट किस्म के कलर्स देती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम इंडिकेटर्स का नाम देते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। जैसे लिटमस पेपर एक यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस चैप्टर के शुरू में भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में देखा था। तो लिटमस ये एक लाइकन होता है, एलजी होता है, उससे ये हासिल किया जाता है, प्रोटिस्ट है। ठीक है ना। तो अब लिटमस पेपर के कलर के अंदर जो चेंज आएगा ना उस चेंज से आप इस चीज़ की इंडिकेशन लगाएंगे कि आपका गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये डिफरेंट किस्म के पीएच को मेजर करने के लिए हम 3 किस्म के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आप इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर पैटर्न्स गिवन होते हैं। आप अपने गिवन सॉल्यूशन के कलर को इन कलर्स के साथ मैच कर लेते हैं, उससे आपको पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का पता चल जाता है। या आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। इस सॉल्यूशन के आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं और उसकी मदद से कलर चेंज जो सॉल्यूशन में आता है उससे आपको पता चल जाता है कि आपका गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। और पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेट हम मेथड यूज़ करते हैं ना वो पीएच मीटर है। पीएच मीटर के ऊपर आपको हाईली एक्यूरेट रीडिंग वो देता है। ठीक है ना। इसकी पहले कैलिब्रेशन की जाती है पीएच मीटर की। नॉर्मली ये लैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता, अगर अवेलेबल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी पहले कैलिब्रेशन करें, यानी इसकी जो रीडिंग है उसको एक्यूरेटली आप एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद
फिर आप इसको अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर इंसर्ट कर दें तो ये आपको एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रीडिंग दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि पीएच को मेजर करने के लिए आप 3 मेथड यूज करते हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर यूज करते हैं, दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन यूज करते हैं और थर्ड पीएच मीटर यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ पीएच स्केल कि पीएच स्केल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी आप कह सकते हैं कि वो तमाम सॉल्यूशंस जिनकी पीएच जो है ना 0 से 14 की रेंज में आ जाती है ना, वो आप इस पीएच की मदद से या पीएच मीटर या पीएच पेपर की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच इस रेंज से बाहर आ जाती है, ठीक है जी, वो इतनी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि जो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं ना और स्ट्रांग बेसिस होते हैं, वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर उनकी डिसोसिएशन पावर जो है ना वो कंप्लीटली तौर पे नहीं होती। इसलिए पीएच को जब हम यूज करते हैं नॉर्मली कैलकुलेशंस में या सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी जो बेसिक डीलिंग होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ होती है, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन के साथ होती है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो सॉल्यूशन दैट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एंड द सॉल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके सामने जो सॉल्यूशन पड़ा होगा वो डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर आप एक्यूरेट रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि पीएच जो है ना, अगेन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। पीएच जो होता है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो उसके इंक्रीज करने से पीएच की वैल्यू जो है ना वो ग्रेजुअली आपके पास डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी। अब ये प्योर वाटर की आपको यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये पॉइंट अपने ज़हन में क्लियर रखिएगा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्योर वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम रहता है, बेशक आप टेम्परेचर को चेंज करें। टेम्परेचर को चेंज करने से पीएच की वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज तो जरूर आता है, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल वो जो सॉल्यूशन है ना, अगर प्योर वाटर की बात करें तो वो न्यूट्रल ही रहेगा जी। तो यहाँ पे एक और आपको ग्राफ दिया गया, आप अगर इसको देखें तो याद रखिएगा, अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस भी किया है कि अगर पीएच की रेंज 1 से 6 तक की रेंज में आ जाती है तो वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो आपके पास क्या होगा, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 अप टू 14 है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है जी। तो पीएच की वैल्यू 1 to 6 होने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा है। और अगर पीएच की रेंज 6-7 से अबव 8 से 14 तक की रेंज में है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और पीएच 7 का मतलब ये है कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है जी। तो स्टूडेंट्स, आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चार्ट ऐड किया हुआ है इस लेक्चर के अंदर, अपने नॉलेज में इजाफे के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेली लाइफ के अंदर जो केमिकल या सॉल्यूशन या चीज़ें जिनसे आपका वास्ता पड़ता है उनकी पीएच रेंज यहाँ पे दी गई है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। अच्छा, अगर तो आपके पास किसी भी कंपाउंड की पीएच 0 है तो HCl जो है ना, HCl का सॉल्यूशन जो है ना, 1 मोलर कंसंट्रेशन का जो HCl सॉल्यूशन है उसकी पीएच हमेशा 0 होती है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस जो है ना, ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय द वाल्व ऑफ द स्टोमिक। ये हमारे स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसकी जो पीएच है वो 1.6 होती है। लेमन जूस, आप घरों में लेमन जूस पीते हैं तो आपको अपने नॉलेज में इजाफे के लिए पता होना चाहिए कि लेमन जूस जो है उसकी पीएच आपके पास 2.2 होती है, ठीक है जी। इसी तरह विनेगर घरों में इस्तेमाल होता है, सिरका, उसकी पीएच 2.8 होती है। कार्बोनेटेड बेवरेज जो होते हैं, ये आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, कोका कोला, इनकी रेंज जो है ना, इनकी पीएच की रेंज
3.0 होती है, और ये तकरीबन हाईली एसिडिक नेचर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसलिए ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये सेहत के लिए और हमारे स्टोमिक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक तो इनमें एक्स्ट्रा शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप शुगर की बीमारी की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके अलावा स्टोमिक एसिडिटी क्रिएट करने के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑरेंज जो आप माल्टे खाते हैं इनकी pH 3.5 होती है। एप्पल जूस जो है ना उसकी pH 3.8 होती है। टमाटर जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी 4.2 होती है। कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसकी pH 5 होती है। सॉइल जो है ना मिट्टी उसकी pH 5.5 होती है। ब्रेड की भी 5.5 है। पोटैटो 5.8 है। यूराइन की ह्यूमन यूराइन जो है उसकी pH 6.0 होती है, ठीक है। और मिल्क दूध जो आप पीते हैं उसकी pH 6.4 होती है, आइडियल pH होती है। वाटर प्योर वाटर की pH 7.0 है। ड्रिंकिंग वाटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, स्लाइटली प्योर होता है, तो उसकी pH 7.2 होती है। ह्यूमन ब्लड की pH 7.4 होती है। जो आप घरों में डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, साबुन, सर्फ वगैरह, उसकी pH 8 से 9 की रेंज में पाई जाती है। बाइल अगेन इट इज एन अदर इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन सिक्रीटेड बाय द लिवर। ये लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, और ये भी डाइजेशन ऑफ फूड में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी pH 8.0 होता है। सी वाटर समंदर का पानी उसकी pH 8.5 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक स्पेशल आप समझे कि एक सिरप लाइक मटेरियल होता है, यानी ये एक मेडिसिन होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। स्टोमिक एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसकी pH 10.5 होती है। अमोनिया की pH 11 होती है। ब्लीच ये कपड़ों के ऊपर जो कपड़ों के ऊपर जो स्टेन्स, दाग धब्बे लग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो ब्लीच वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसकी pH 12.0 होती है। और 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसकी pH 14 होती है। जी, तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन जब की जाती है, यानी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम अभी इंडिकेटर की बात हुई थी, तो जो इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 किस्म के इंडिकेटर्स हैं जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज होता है, और थर्ड फिनाल्फथलीन होता है। लिटमस की जो pH की रेंज होती है वो 5 to 8 होती है, याद रखिएगा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मिथाइल ऑरेंज की pH की रेंज 3.1 to 4.4 होती है, और फिनाल्फथलीन की जो रेंज है वो 8.3 से 10 तक होती है। अच्छा, ये कलर चेंजेस को थोड़ा सा आप अपने ज़हन में रखिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, कि लिटमस पेपर के अंदर जो कलर चेंज होता है वो रेड टू ब्लू होता है। जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर आप, क्योंकि आपके पास नॉर्मली एसिड और बेसिस के जो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बेरंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सामने 2 कलरलेस सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता कि इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है, और आपको लैब के अंदर लिटमस पेपर अवेलेबल है, तो लिटमस पेपर 2 किस्म के होते हैं, ठीक है जी। अगर तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका गिवन सॉल्यूशन जो है ना वो एसिड का है। और अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर ले लें, उसको आप सॉल्यूशन में डिप करें, उसका कलर रेड से चेंज होकर ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो सॉल्यूशन है ये बेस का है। यानी लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर। मिथाइल ऑरेंज अगर आप इंडिकेटर के तौर पे यूज करें तो उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में आपके पास रेड कलर होता है, जो कि जैसे ही आप एसिडिक से बेसिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो देयर इज स्लाइट चेंज फ्रॉम रेडिश टू येलोइश कलर, ठीक है जी। और फिनाल्फथलीन के अंदर आप देख लें ये आपके पास डिफरेंट किस्म के कलर पैटर्न्स आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर के कंपोनेंट्स आपको दिखाए गए हैं, ये भी आप देख लें। आपकी बुक में शायद इनमें से 3 ही मेंशन है, मिथाइल ऑरेंज है और ब्रोमोमिथाइल ब्लू है और फिनाल्फथलीन है, लेकिन ये 5 इंडिकेटर हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। थाइमोल ब्लू भी एक यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसकी रेंज 1.2 से 2.8 तक होती है और कलर का चेंज है वो रेड से ऑरेंज होता है, ठीक है जी। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये रेड से येलो की रेंज में होता है और इसकी pH की रेंज 4.4 से 6.2 की होती है। ब्रोमोमिथाइल की जो pH की रेंज होती है वो 6.0 से 7.6 तक होती है और कलर पैटर्न में जो चेंज आता है वो येलो से ब्लू आता है। और फिनाल्फथलीन जो है ना उसमें लो pH के ऊपर कलरलेस से लाइट पर्पल कलर आपके पास आता है,
ठीक है, और इसमें पीएच की रेंज 8.3 से 10 होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये आपसे शार्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमने पीएच का पढ़ा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे याद रखने वाले, तो उनको हमने काफ़ी मैंने कोशिश की है कि ये सारे टॉपिक्स, जितनी चीज़ें आपकी बुक में मेंशन है और उसमें से के अलावा आपका कंसेप्ट बनाने के लिए चंद एक एडिशनल पॉइंट भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें।